नीलम कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, भूख लगी है, मेरे और खुशी के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लाइए चाची जी। रजत ने चाची जी पर जोर देते हुए कहा। नीलम रजत को घूरते हुए किचन में चली गई। वहीं रजत कमरे की ओर बढ़ गया। जब रजत को गुस्सा आया तो वह दादाजी के कमरे में चला गया, क्योंकि वह जानता था कि दादाजी को देखे बिना और उनसे बातें किए बिना उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला। इसलिए उसने दादाजी को सब कुछ बता दिया जो वह खुशी के बारे में जानता था और जो वह खुशी के लिए महसूस करता था। दादाजी ने जब रजत की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। वह बोल नहीं सकते और ना ही कोई हरकत कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के किनारे से आंसू वह निकले। तो रजत ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, मैं खुशी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर वह मुझे छोड़कर भी जाना चाहेगी तब मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा। मैं अब उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहूंगा। दादाजी की आंखों में खुशी देखकर रजत बाहर आ गया था और यहाँ उसे नीलम खटक गई। वह जानता था कि नीलम शांत नहीं बैठने वाली, इसलिए अब वह नीलम के बारे में भी सोचने लगा। कुछ वक्त बाहर रहने के बाद आज फिर से खुशी एक कमरे में आकर कैद हो गई थी और इस सब की वजह वह रजत को ही मानती है। खुशी कुछ ही देर कमरे में रहकर खिन्न सी हो गई थी। तभी रजत कमरे में आया और खुशी की ओर बढ़ गया। खुशी ने एक उड़ती नज़र रजत पर डाली और मुंह फेरकर वापस बैठ गई। उसके पास कुछ काम भी नहीं था, इसलिए वह मेहमान की भांति बैठी थी। रजत खुशी के ठीक पास आकर बोला, खुशी तुम ऐसा क्यों बैठी हो? अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम्हें ही संभालना है सब कुछ, और मुझे भी। खुशी ने जब यह सब सुना तो गुस्से से उठकर बोली, मैं यहाँ यह सब काम करने नहीं आई हूँ। तुमने जिस मकसद से मुझसे शादी की थी वह पूरा करूँगी, उसके अलावा मैं कुछ काम नहीं करूँगी। यह सब काम उससे करवाना जिससे मेरे बाद अपनी पत्नी बनाकर लाओगे। मुझसे तुम्हें एक बच्चा चाहिए ना, वह मैं तुम्हें दे दूँगी। उसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकते, समझे मिस्टर सिंघानिया? खुशी के शब्द सुनकर रजत अब आपे से बाहर हो गया। वह कितनी भी कोशिश करता खुद को शांत रखने की, लेकिन खुशी के शब्द उसे गुस्सा करने के लिए मजबूर कर ही देते थे। रजत ने खुशी की बाजू को पकड़कर अपने करीब लाकर बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हर बार मुझे जलीकटी सुना रही हो। रजत ने खुशी की बाजू को इतना कसकर पकड़ा था कि खुशी को दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी खुशी ने अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुमसे किसने कहा है कि तुम मुझसे प्यार से बात करो? मैंने तो कभी नहीं कहा, और अगर कभी कहा भी होगा तो उस वक्त तुमने माना नहीं होगा। और बात रही जलीकट्टी सुनाने की, तो मिस्टर सिंघानिया, जलीकट्टी अपनों को सुनाई जाती हैं और तुम मेरे अपने नहीं हो। तुम मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हो। रजत ने खुशी की पूरी बात सुने बिना ही कहा, लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट तुमने तो नहीं किया था, तो फिर क्यों उसे निभा रही हो? खुशी रजत की बात सुनकर दर्द में मुस्कुरा कर बोली, तो आपको यकीन हो गया कि वह कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं किया था। खैर जो भी है, बिजनेसमैन रजत सिंघानिया, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मेरे हैं तो मैं उसे पूरा करूंगी भी, क्योंकि मुझे कुछ भी बीच में छोड़ने की आदत नहीं है। रजत ने जब खुशी की आंखों में वही जाना पहचाना दर्द देखा तो उसने खुशी को छोड़ दिया। खुशी ने रजत से दूर होकर अपनी बाजू को पकड़ लिया, लेकिन आज उसके चेहरे पर दर्द के भाव नहीं थे। उसने अपने बाहरी दर्द को अपने चेहरे पर आने से रोकना भी सीख लिया था। रजत खुशी के चेहरे को पकड़कर उदास होते हुए बोला, आई एम सॉरी खुशी, मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? रजत ने जैसे ही खुशी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, खुशी चौंक गई, लेकिन तभी वह पीछे हटते हुए बोली, हमदर्दी मत जताइए मिस्टर सिंघानिया,
मुझे अब हमसफ़र और हमदर्दी से नफ़रत है। अब ना मुझे कोई हमदर्द चाहिए और ना कोई हमसफ़र चाहिए। रजत ने खुशी की एक बात नहीं सुनी। उसने खुशी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में कस कर बोला, ऐसा मत बोलो खुशी, मैं तुम्हें वह सब खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। खुशी रजत की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दूर ना हो सकी। तो उसने अपने आप को रजत की बाहों में छोड़ दिया और धीरे से बोली, मैं जानती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बहुत जल्दी है, इतनी ही जल्दी मुझे भी है, इसलिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं मेरे साथ। खुशी की बात सुनकर रजत ने झट से खुशी को छोड़ दिया। रजत खुशी को एहसास दिलाना चाह रहा था कि वह उसे कितना प्यार करने लगा है, लेकिन खुशी हर बार कॉन्ट्रैक्ट की बात बीच में लाकर रजत को चुप करा देती है। इस बार भी रजत ने खुशी को अपनेपन के इरादे से गले लगाया था, लेकिन खुशी ने इसे भी कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ दिया तो रजत का दिल टूट गया। अक्सर जब इंसान प्यार में होता है तो वह अपने साथी के दर्द को महसूस करके उसे गले लगाकर दूर करना चाहता है। उसका इरादा सिर्फ अपने साथी को थोड़ा सा सुकून और रिलैक्स देने का होता है, लेकिन जब उसका विपरीत कुछ सुनने को मिलता है तो वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। रजत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। वह खुशी से प्यार तो बेइंतहा करने लगा है, लेकिन हमेशा अकेला रहने से वह ना तो इजहार करना जानता है और ना ही अपने प्यार को, अपने रिश्ते को संभालना जानता है। जब से उसने होश संभाला है तब से उसने बिजनेस ही किया है और बिजनेस में कोई इमोशन नहीं होता था, इसलिए रिश्तों में इमोशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिनमें से रजत के पास कुछ भी नहीं था। इसलिए वह हार रहा था। वह खुशी को समझाना चाहता था कि वह जो भी सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन खुशी समझने को तैयार ही नहीं थी। वहीं खुशी ज़िंदगी में शुरू से ही अपनों के लिए और प्यार के लिए तरसी है। एक वक्त होता है जब हमें अपनों की और प्यार से बात करने वालों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वह अपने हमें सही समय पर ना मिलें तो बाद में उसकी वैल्यू नहीं रहती है और फिर हम अकेले रहने में ही सुकून फील करते हैं। खुशी ने बहुत इंतज़ार किया था उस इंसान का जो उसके पिता उसके लिए कह कर गए थे, लेकिन अब खुशी ने इंतज़ार करना छोड़ दिया था। अब वह किसी से भी ना प्यार चाहती थी और ना ही लगाव रखना चाहती थी। अब वह डरने लगी थी प्यार और लगाव से, इसलिए वह चाहती थी कि रजत उसके साथ ठीक से पेश न आए ताकि उसे किसी की आदत ना लगे और बाद में उसे छोड़ना मुश्किल ना लगे, क्योंकि एक बार वह रजत को खोने का दर्द झेल चुकी थी। बार बार वही दर्द वह नहीं सहना चाहती थी। रजत खुशी को अंदर ही छोड़कर बाहर आ गया। उसके कानों में खुशी के कहे शब्द गूंज रहे थे, मैं जानती हूँ आपको बहुत जल्दी है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की, मुझे भी उससे ज़्यादा जल्दी है, आप चाहें जो कर सकते हैं मेरे साथ। रजत घर के बाहर कार के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन खुशी के कहे शब्दों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो रजत ने कार के आगे वाले शीशे पर जोर से मुक्का दे मारा, जिससे शीशा टूट गया और रजत के हाथ से खून बहने लगा। यह पहली बार था जब रजत ने अपना गुस्सा किसी इंसान पर न उतारकर खुद को नुकसान पहुंचाया था। जब रजत ने कार के शीशे पर मुक्का मारा तो आवाज़ घर के अंदर तक गई। रोशनी दौड़कर बाहर आई और रजत के हाथ पर खून देख वह घबरा गई। वही नीलम टेढ़ी मुस्कान देकर बोली, हो लगता है खुशी से झगड़ा हो गया इनका। खुशी ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रोशनी वापस से अंदर आ गई और खुशी के पास आकर बोली, खुशी दीदी, वह रजत सर, उनके हाथ से खून बह रहा है। खुशी एक पल के लिए घबरा गई। उसने बाहर जाने के लिए 2 कदम बढ़ाए ही थे कि कुछ सोचकर वह रुक गई। खुशी ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और रोशनी से नज़रें फेर कर बोली,
जाकर मरहम पट्टी कर दो। तो यहाँ क्यों आई हो? मालिक हैं तुम्हारे। रोशनी खुशी के इस बर्ताव से अंदर तक कांप गई। जो खुशी किसी को बुरा बोलकर भी हर्ट नहीं करती थी, आज वह इतनी कठोर हो गई थी कि उसे किसी के दर्द से भी कोई फर्क पड़ना बंद हो गया था। रोशनी ने अंदर खुशी की बाजू को पकड़ कर अपनी ओर करना चाहा। रोशनी ने खुशी की उसी बाजू को पकड़ा जहाँ कुछ देर पहले रजत दर्द देकर गया था। रोशनी के पकड़ते ही खुशी के मुंह से आह निकली तो रोशनी रुक गई और खुशी के बाजू पर लगे कपड़े को हटाकर देखते हुए बोली, यह सब किसने किया? क्या रजत सर ने? रोशनी खुशी के जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन खुशी ने अपनी बाजू को छुड़ा लिया और टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को उठाकर वहाँ से चली गई। रोशनी को समझ आ गया था कि यह सब रजत ने किया है और इसी वजह से रजत ने अपने आप को चोट पहुँचाई है। रोशनी बाहर रजत के पास आई, लेकिन तब तक रजत जा चुका था। खुशी इस बड़े से घर में अपने लिए कोई अकेली सी जगह तलाश रही थी। तभी उसकी नज़र रीमा पर पड़ी, जो एक खाली से कमरे में टेबल पर सर टिकाकर बैठी थी। खुशी को सिर्फ रीमा का चेहरा दिखाई दे रहा था। इससे खुशी उसकी ओर बढ़ गई और खुशी कमरे में आई तो वहाँ रीमा के अलावा और कोई नहीं था। रीमा को देखने पर ऐसा लगा मानो वह काफ़ी दिनों से बीमार हो। खुशी रीमा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, रीमा। खुशी के स्पर्श से रीमा ने सिर उठाकर खुशी को देखा और झट से खुशी के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खुशी को पहले वाली रीमा याद आ गई, जिसने कभी रीमा को छूना तक पसंद नहीं किया था, हमेशा उसे परेशान करने के बारे में ही सोचा था। आज वह खुशी के गले लगकर रो रही थी, जिसे खुशी का मासूम दिल समझ न सका। और खुशी ने रीमा के सिर पर हाथ फेरकर कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम यहाँ ऐसे कैसे? रीमा ने खुशी को कसकर पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई बोली, खुशी मुझे बचा लो प्लीज़, वह मुझे मार देगा। खुशी प्लीज़ मुझे बचा लो। खुशी ने रीमा को खुद से दूर करके उसके चेहरे को देखते हुए कहा, कौन मारेगा रीमा, बताओ मुझे, किसने क्या किया है तुम्हारे साथ? रीमा बोलो। रीमा ने अपने सर को झुकाए हुए कहा, वह रजत सिंघानिया मुझे मार देगा, वह हर रात मेरे साथ। रीमा यह कहकर चुप हो गई, लेकिन खुशी ने जब यह सुना तो उसने रीमा को छोड़ दिया और बुरी तरह कांपने लगी। उसे अपना अतीत याद आने लगा। खुशी कुछ कह पाती उससे पहले रीमा फिर से खुशी के गले लगकर बोली, खुशी तुम उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें यह सब बताया है, वरना वह पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसके सामने कुछ मत कहना। खुशी ने रीमा को खुद से दूर किया और वहाँ से अपने कमरे में आकर उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और थके कदमों से बेड के पास आकर ज़मीन पर बैठ गई। खुशी को वह सब याद आने लगा जो जो उसने सहा था। आज रीमा के कहे शब्दों में उसने अपना दर्द महसूस किया था। खुशी रोते हुए वहीं सो गई। इधर रजत ऑफिस में आकर बैठ गया। तभी एक लड़का अपनी सीट पर बैग टांगे हुए रजत के ऑफिस में दाखिल हुआ। रजत अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे पता भी नहीं चला कि कोई बिना उसकी परमिशन के ऑफिस में आ चुका है। लड़के ने अपने बैग को ऑफिस में लगे सोफे पर फेंक दिया और सोफे पर पसर गया। उसने रजत को बस एक नज़र देखा था। इधर रजत के हाथ से खून बह कर अब सूख चुका था। कुछ देर तक लड़के ने रिलैक्स किया। जब उसे लगा कि अब वह थोड़ा ठीक है तो उसने आंखें खोलीं और रजत को घूरने लगा। इधर रजत ने अपनी आंखों पर अपने हाथ को रखा हुआ था। लड़के की को एक भुई उचकाकर से ऊपर उठ गई। उसने अपनी आंखों की पुतलियों को घूरते हुए कहा, रजत सिंघानिया, और वह भी टेंशन में? यह सब कब और कैसे हुआ? लड़के की आवाज़ सुनकर रजत ने आंखों पर से
हाथ हटाया। रजत की आंखें लाल हो चुकी थीं, जिसे देख लड़का बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। लड़का उठा और धीरे से धीरे रजत के पास जाकर बोला, भाई तेरा यह हाल किसने किया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इंडिया जाकर अपना यह हाल कर लेगा। अगर पता होता तो मैं तुझे यहाँ आने ही नहीं देता। रजत पलकों को झटक कर लड़के को पहचानने की कोशिश करने लगा तो लड़का फिर से बोला, हे भगवान, अब तू मुझे पहचानता भी नहीं है। तू मुझे बता, तेरा यह हाल किसने किया है? रजत कहता है, खुशी। लड़का कहता है, खुशी? कौन खुशी? कैसी खुशी? रजत ने अपने आप को संभाला, फिर बोला, ऋषि तू यहाँ क्या कर रहा है यार? और तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। लड़का, जिसका नाम ऋषि है, उसने मुंह लटका कर कहा, मैं सोच रहा था तुझे सरप्राइज़ दूं, पर यहाँ तो तुझे देखकर मैं ही सरप्राइज़ हो गया। तेरी ऐसी दुर्गति देख भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। रजत ऋषि को घूर कर देखते हुए बोला, दुर्गति का क्या मतलब है? समय भला ना हो तो बैठा हूँ तेरे सामने। ऋषि ने मुंह बनाकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुझे किसी ने घर से रुलाकर ज़बरदस्ती ऑफिस भेजा हो। रात के 9 बजे कौन ऑफिस में आता है? रजत बोला, तू भी तो आया है ना यहाँ। ऋषि बोला, मैंने तो अपने सूत्रों से पता किया था कि तू कहाँ है। जब पता लगा कि ऑफिस में है तो यहाँ आना पड़ा। रजत ने लंबी सांस ली, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। तभी ऋषि की नज़र रजत के हाथ पर गई तो उसने रजत का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अरे रे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तू गुस्सा अपने आप पर उतार कर आया है या फिर यहीं कहीं उतारा है? ऋषि ने आसपास देखा, लेकिन जब कुछ टूटा हुआ नहीं दिखा तो वह उठा और बोला, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? रजत ने एक और इशारा किया तो ऋषि ने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रजत के हाथ पर पट्टी बांधी। रजत ऋषि को देखते हुए बोला, वैसे तू इंडिया करने क्या आया है? तुझे तो इंडिया आना पसंद ही नहीं था। ऋषि ने लंबी सांस लेकर कहा, यहाँ मैं एक अच्छी सी लड़की की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मुझे शादी के लिए एक इंडियन लड़की ही चाहिए। यह तुझे अच्छी तरह से पता है, विदेशी लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं और मॉम डैड शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बिजनेस इंडिया में सेट कर लूँ और साथ ही साथ लड़की भी ढूंढ लूँगा। फिर शादी करके फिर से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। रजत ने हूँ कहा तो ऋषि आगे बोला, वैसे तू बता, तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो तुझे कोई तो काफ़ी टाइम हो गया ना यहाँ। लड़की का नाम आते ही रजत की आंखों के सामने खुशी का चेहरा दिखाई पड़ने लगा। उसे खुशी की मासूमियत और वह खूबसूरत सा चेहरा दिखा जिससे रजत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषि ने जब रजत के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह तपाक से बोला, तो बेटे तू प्यार में है? कौन है वह लड़की? बता मुझे, मैं रिश्ता लेकर जाऊं उसके घर। रजत ने ऋषि को घूर कर देखा, फिर बोला, शी इज़ माई वाइफ। ऋषि की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला रह गया। जब ऐसी मुद्रा में रजत को देखने लगा तो रजत ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, मकड़ी घुस जाएगी मुंह में। ऋषि कहता है, मकड़ी नहीं मक्खी घुसती है वे। और तूने शादी कब की? मुझे बुलाना तो छोड़, बताया तक नहीं। साले, मैं भी तुझे मेरी शादी में नहीं बुलाऊंगा अब। रजत कुछ नहीं बोला तो ऋषि ने भी बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और चल पड़ा। रजत ने जब ऋषि को जाते देखा तो रजत उसके पास साथ चलते हुए बोला, कहाँ जा रहा है ऋषि? ऋषि बोला, घर जा रहा हूँ। तू तो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं है, लेकिन मैंने तो तुझे ही अपना दोस्त कहा है हमेशा। रजत ने ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसी बात नहीं है यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। रजत ऋषि को अपने घर की ओर ले चला, लेकिन वह नहीं जानता था कि ऋषि का आना उसके लिए बहुत कुछ बदलने वाला था। रजत ऋषि को घर ले आया तो ऋषि घर पर इतने लोगों को देखकर हैरान था। उसने नीलम, रोशनी, रीमा, विश्वास और बाकी नौकरों को देखते हुए कहा, भाई तू तो पूरा का पूरा बदल गया।
लगभग 1 महीने पहले जब मैं तेरे से बात की थी तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। छुपा रुस्तम निकला तू तो। ऋषि रीमा की ओर बढ़ते हुए बोला, यह भाभी जी होंगी है ना? रीमा उससे दूर हटती हुई बोली, मैं किसी की भाभी भाभी नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। ऋषि ने रजत की ओर सवालिया नज़रों से देखा तो रजत बोला, यह सब घर के नौकर हैं और आज रीमा सबके लिए खाना बनाएगी। रीमा की आंखें बाहर आ गईं। उसने नीलम की ओर देखा लेकिन नीलम ने भी अपने कंधे उचका दिए तो रीमा ने मुंह बनाया और किचन की ओर बढ़ गई। रजत ऋषि को लेकर अपने रूम की ओर गया लेकिन जब उसने रूम बंद देखा तो वह ऋषि को दादाजी के रूम की ओर ले जाते हुए बोला, पहले दादाजी से मिल, तेरी भाभी सो गई होगी, उसे कल मिल लेना। ऋषि रजत के चेहरे को देख मुस्करा दिया और गर्दन हिलाते हुए रजत के साथ साथ दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी ने एक नज़र ऋषि को देखा, फिर पहचानने की कोशिश करने लगे तो ऋषि बोला, दादाजी मैं ऋषि ऑस्ट्रेलिया वाला। दादाजी ने आंखों में ऋषि को आशीर्वाद दिया तो रजत ने ऋषि को उसका रूम दिखाकर कहा, अब तू फ्रेश हो जा, फिर खाना खाते हैं। ऋषि गर्दन हिलाते हुए अंदर चला गया तो रजत ने मन ही मन कहा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन मेरे पास आकर बिल्कुल बच्चों के जैसे हरकतें करता है, थोड़ी सी भी मैच्योरिटी नहीं दिखाता। रजत ने लंबी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रजत ने दरवाजे पर धक्का दिया तो पाया कि यह अंदर से बंद था। तभी रजत मुस्कुरा दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया तो रजत अंदर दाखिल हुआ। खुशी अभी भी बेड के सहारे नीचे बैठी सो रही थी तो रजत खुशी के ठीक पास आया और उसे उठाने के लिए हल्का सा झुका ही था कि खुशी की आंखें खुल गईं। रजत सीधा हो गया तो खुशी गुस्से में उठी और रजत का कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीमा के साथ कुछ भी गलत करने की? रजत खुशी के यूं अचानक किए व्यवहार से हैरान था। वह लगातार खुशी को देखकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा। खुशी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। खुशी बार बार यही कह रही थी कि उसने रीमा के साथ ऐसा क्यों किया। रजत ने खुशी के हाथों को पकड़ा और उन्हें दूर करते हुए कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। खुशी ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन रजत की पकड़ से वह उन्हें नहीं छुड़ा पाई तो रजत आगे बोला, उस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खुशी ने अपना पूरा जोर लगाकर रजत को धक्का दे दिया जिससे रजत खुशी को छोड़कर थोड़ा पीछे हट गया। खुशी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे किया था ना, तो फिर मेरे परिवार को बीच में क्यों लगाए हुए हो? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी लेकिन उन सब लोगों के साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रजत खुशी की गलतफहमी को समझ गया और वह बड़े प्यार से बोला, खुशी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को यही तो चाहिए होता है। तुम्हें किसी लड़की की इज्जत से क्या मतलब? तुम्हें तो बस अपनी हवस पूरी करनी होती है। खुशी गुस्से से तमतमा गई। रजत खुशी के हर पल बदलते रूप को देखकर हैरान था। वह जितना खुशी को समझने की कोशिश करता, खुशी उतनी ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल बनती जा रही थी। रजत खुशी को एक पल अपने पास नहीं चाहिए था लेकिन रजत हर बार उसके पास ही आ जाता था जिससे खुशी और ज़्यादा चिढ़ रही थी। दूसरी ओर रीमा ने खुशी के दिल दिमाग में रजत के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा कर दी थी। खुशी पहले ही रजत से दूर हो चुकी थी, अब वह रजत को देखना भी नहीं चाह रही थी। रजत खुशी से ज़्यादा बहस नहीं करने की सोचकर सवार लेने चला गया तो खुशी भी बाहर आ गई और दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गई। तभी नीलम उससे टकरा गई। नीलम के हाथ में कुछ सामान था। खुशी के टकराने से उसके हाथ का सामान गिर गया जिससे नीलम बोली, माफ़ करना मालकिन,
मुझसे गलती हो गई, आप मुझे इसकी सज़ा दे दीजिएगा। मेरी बेटी को कुछ मत कहना प्लीज़ मालकिन, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। खुशी नीलम को यूं माफ़ी मांगते देखा और ज़्यादा हैरान थी। वह ऐसा तो कभी नहीं चाहती थी कि नीलम और रीमा के साथ कभी ऐसा हो, भले ही उन लोगों ने खुशी को कितना भी दुख दिया हो। लेकिन खुशी ने अपनी किस्मत ऐसी मानकर सब सहा है। उसने कभी भी नीलम और रीमा का बुरा नहीं चाहा था। खुशी ने नीलम के हाथ पकड़कर कहा, चाची आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं किसी को कुछ क्यों कहूँगी? मैं रीमा के साथ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती, और मैं आपकी मालकिन नहीं, आपकी खुशी हूँ। नीलम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालकिन, अगर रजत सर को पता चला कि मैंने आपसे गलत व्यवहार किया है तो वह इसकी सज़ा मेरी बेटी रीमा को देंगे, और मैं जानती हूँ यह सब करवाने वाली आप ही हैं। नीलम यह कहकर वहाँ से वापस अपना सामान उठाकर चली गई। खुशी हैरान परेशान सी कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर दादाजी के पास आकर बैठ गई। दादाजी आंखें बंद थीं तो खुशी ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया। तभी दादाजी ने आंखें खोलीं और मुस्करा दिए। खुशी जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए बैठी थी, आज वह सब दादाजी के सामने बोलना चाहती थी। इसलिए खुशी बोली, मुझे माफ़ कर देना दादाजी, मैं यह रिश्ता और आपके पोते को नहीं संभाल पाई और ना ही कभी संभाल पाऊंगी, क्योंकि जो रिश्ता पैसों के बलबूते बना हो वह कभी टिक ही नहीं सकता। मैंने पहले बहुत कोशिश की थी कि इस रिश्ते को निभाऊं, लेकिन जब सामने वाला ही मुझे एक खरीदी हुई चीज़ समझता है और उसके लिए रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर मैं कैसे निभाती? इसलिए मैं चली गई थी, लेकिन इनको तब भी चैन नहीं था। वैसे ठीक भी है, इन्होंने पैसे दिए थे और मैं इनका काम किए बिना चली गई थी, लेकिन अब जब तक इनका काम नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और काम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है तब क्या करोगी बिटिया? राजवीर सिंघानिया अचानक से बोल उठे। खुशी ने झट से उनका हाथ छोड़ दिया और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। खुशी दादाजी के पास अपने गम बांटने के लिए गई थी, लेकिन जब दादाजी ने खुशी को जवाब दिया तो खुशी हैरान थी। खुशी दादाजी से दूर खड़ी उन्हें देख रही थी, तो दादाजी ने उन्हें अपने पास आने के लिए कहा। खुशी फिर से दादाजी के पास आकर बैठ गई तो दादाजी बोले, देखो बेटा, यह बात सिर्फ तुम जानती हो कि आज मैं कुछ बोला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यह बात तुम तक ही सीमित रहे, यहाँ तक कि रजत को भी पता न चले। जब से रोशनी आई है मेरी देखभाल करने, तब से उसने और जॉली ने मिलकर मुझे ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और मैं जानता हूँ वह दोनों तेरे कहने पर ही मेरी इतनी परवाह करते होंगे। नहीं दादाजी, मैंने तो उनसे कुछ भी करने को नहीं कहा, खुशी धीरे से बोली। दादाजी कहते हैं, अच्छा एक बात और, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटी, रजत का तुम्हारे प्रति रवैया पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब वह सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उससे दूर होना। अगर तुम उससे दूर हो गई तो वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। खुशी कहती है, मुझे माफ़ कर देना दादाजी, लेकिन अब मैं रजत का साथ नहीं दे सकती। जब कोई इंसान दिल से उतर जाता है तब उसका साथ देने के बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ। और आप कह रहे हैं कि वह बदल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है वह पहले से भी ज़्यादा गलत काम करने लगा है। वह मेरी बहन रीमा के साथ नहीं। दादाजी अचानक से बोले, रजत ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा होता तो तुमसे शादी ही क्यों करता? वह लड़कियों से हमेशा दूर ही रहा है, या यूं कहूँ वह बहुत कम लोगों से मिलता है। उसने अपना सारा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर लगाया है, इसलिए आज उसके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन रिश्तों की लाइन में वह सबसे पीछे खड़ा है। उसने पहली बार कदम बढ़ाकर किसी लड़की को सुना है।
उसके लिए कुछ करना चाहा है, इसलिए बेटा प्लीज़ उससे दूर मत भागो, एक बार उसकी बात सुनकर तो देखो। खुशी ने गर्दन हिला दी और दादाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे खुशी हुई कि आप ठीक हो गए दादाजी। अब मैं आपसे सब चीज़ें की सलाह मशवरा किया करूँगी। दादाजी भी मुस्कुराकर हामी भर दी, फिर बोले, अब जाओ और आराम करो। खुशी ने जी कहा और वहाँ से चली गई। इधर रजत शावर लेकर बाहर आया तो खुशी को न देखकर वह पूरे कमरे में ढूंढने लगा। जब उसे पता चला कि खुशी कमरे में नहीं है तो रजत ने मन ही मन कहा, चलो कमरे से बाहर तो निकली। तभी रजत को याद आया तो उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ओ नहीं नहीं। रजत जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। इधर खुशी दादाजी के कमरे से बाहर आकर रजत के बारे में सोचती हुई चली आ रही थी। वह अपने आप से लड़ रही थी। एक और वह रजत का साथ देने के बारे में सोच रही थी तो दूसरी ओर रजत का उसके प्रति बदला किया व्यवहार उसे याद आ रहा था। खुशी चल भी रही थी। वह अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किसी चीज़ से टकराने वाली है। खुशी दीवार से टकराने वाली थी कि किसी ने उसे पकड़कर वहीं रोक दिया। खुशी ने कुछ पल के लिए आंखों को बंद किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक अनजान लड़का खड़ा था जो अपने हाथों को बांधे हुए खुशी को देख रहा था। खुशी भी अनजान नज़रों से लड़के को देखने लगी। तभी लड़के ने खुशी का मजाक बनाते हुए कहा, मैडम जी आप देखकर नहीं चल रही थी या आपको पता चल गया था कि ऋषि चौधरी यहाँ आ चुका है तो वह आपको बचा लेगा? खुशी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन ऋषि चौधरी और कहाँ हैं वो? ऋषि ने मुंह बनाकर कहा, मैं हूँ ऋषि चौधरी। खुशी ने गर्दन हिलाई और मुड़कर जाने लगी तो ऋषि बोला, अरे आप तो बड़ी ही ढीठ लड़की हो, मुझे थैंक्स भी नहीं कहा। खुशी ने ऋषि को घूर कर देखा और बोली, किस लिए थैंक्स बोलूं? ऋषि बोला, मैंने आपको बचाया है। खुशी बोली, तो मैंने कहा था बचाने के लिए? मैंने आपसे हेल्प मांगी थी क्या? ना बचाते तो क्या होता, थोड़ी सी चोट लग जाती और क्या। ऋषि खुशी को आगे कुछ कहता उससे पहले ही रजत वहां पहुंच गया। जब उसने ऋषि को और खुशी को देखा तो वह दूर से ही बोला, खुशी यह ऋषि है। खुशी ने एक उड़ती नज़र रजत पर डालकर कहा, हाँ पता है, अभी बताया इन्होंने, लेकिन तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर उसे ऋषि की ओर घूरते हुए कहा, क्योंकि यह मेरा एकमात्र दोस्त है जो पहली बार इंडिया आया है। खुशी ने बनावटी मुस्कान ऋषि को दी और रजत के हाथ अपने कंधों पर से हटाकर बोली, मिस्टर ऋषि स्वागत है आपका भारत में, आशा करती हूँ आपको भारत अच्छा लगेगा। ऋषि बोला, अरे खुशी जी आपसे मिलकर लगा जैसे यहाँ सब अच्छा ही होगा। खुशी वहाँ से चली गई तो ऋषि खुशी को जाते देख बोला, कौन है भाई यह? मुझे यही लड़की चाहिए शादी के लिए। रजत ने ऋषि के गाल पर चपत लगाकर कहा, भाभी है तेरी। ऋषि चिल्ला पड़ा, मतलब यह मेरी भाभी? क्या यार, एक ही लड़की तो अच्छी लगी, उसे भी हर बार की तरह तू ले गया। ऋषि ने मुंह बनाकर कहा तो रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाकर सो जा, रात बहुत हो चुकी है। ऋषि चला गया तो रजत भी अपने कमरे में जाने लगा। तभी रोशनी रजत के पास आकर बोली, सर खुशी मैम ने खाना नहीं खाया है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उनके सामने जाकर उनकी बातें सुन सकूं, इसलिए आप ही कुछ करिए। रजत बोला, ठीक है तुम खाना लगाओ, मुझे लाकर दो, मैं लेकर जाता हूँ रूम में। रोशनी ने खाना लाकर रजत को पकड़ा दिया तो रजत खाना लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। रजत ने खाना टेबल पर रखा। खुशी बेड पर दूसरी ओर मुंह किए लेटी हुई थी। रजत उस ओर गया तो पाया खुशी खुली आंखों से एकटक जमीन को देख रही थी। रजत जाकर खुशी के पास जमीन पर ही बैठ गया तो खुशी भी बैठ गई। रजत बिना कुछ बोले उठा और खाना लाकर
खुशी के सामने रखकर बोला, बिना कुछ बोले और बिना जिद किए खाओ चुपचाप। खुशी कुछ नहीं बोली। उसने रजत का दिया खाना खा लिया और बर्तन लेकर उसने उठने लगी। तभी रजत ने उसके हाथ से बर्तन लिए और बाहर चला गया। खुशी रजत को देखते ही रह गई। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।